कैसे ऑब्टेन करोगे, फाइंड करोगे, उसके बारे में पढ़ेंगे पावर सीरीज स्टार्ट करने से पहले। फिर हम पावर सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, छोटा सा टॉपिक है पावर सीरीज, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, पावर सीरीज से। तो जो पिछली क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में जाना था। जो फंक्शंस थे आपके मेनली हमने जाना पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एंड कोसाइन फंक्शन, एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में हमने साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कहा पावर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम माइल थॉमसन मेथड हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पावर सीरीज स्टार्ट करेंगे। पावर सीरीज के अंदर हम जानेंगे जो बहुत मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है किसी पावर सीरीज का, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माइल थॉमसन मेथड। और माइल थॉमसन मेथड को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द हार्मोनिक फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में भी आपने पढ़ा होगा, तो वही सेम डेफिनेशन है, हम रिकॉल कर रहे हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है फी, जो कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होता है, ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज सेड टू बी हार्मोनिक। तो किसी भी एक फी फंक्शन है, ये फी मतलब कि कुछ भी उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक फंक्शन है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, एक्स इज अ रियल वेरिएबल, वाई इज अ रियल वेरिएबल एंड फी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि जो इसकी आउटपुट आएगी वो एक नंबर आएगा अल्फा, और अल्फा कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। तो दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन फी of the variable x and y, and domain कहां क्या होगी इसकी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की xy प्लेन से होगा इसकी डोमेन, कोई xy प्लेन का कोई सबसेट होगा। if throughout that domain, जो भी फंक्शन की डोमेन होगी, तो throughout that domain it has continuous partial derivative of the first and second order। तो फी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, फी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव, एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, फी का x के रिस्पेक्ट में अगेन, फी x का अगेन y के रिस्पेक्ट में, फी ऑफ y x एंड फी ऑफ y y, ये हो गया आपके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो ये डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स कैसे हैं, हैज कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, तो कॉन्टिन्यूअस है एंड सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। किसको सेटिस्फाई करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और व्हाट इज द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन है कि जो फी फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव प्लस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस फी का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितने टाइम्स, टू टाइम्स। तो जो फी का आपने x के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव करा, y के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव करा, जो भी क्वांटिटी आएगी उनको आपको क्या करना है, सम करना है, टू टाइम्स, उनको दोनों को क्या करना है, सम। तो डेल स्क्वायर फी अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फी अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। और इसको इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर फी इक्वल टू 0। जहां पर डेल स्क्वायर मतलब क्या होता है, जहां पर डेल स्क्वायर एक लाप्लास ऑपरेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, लाप्लास ऑपरेटर। और डेल स्क्वायर क्या होता है कि जिस भी फंक्शन का आप करोगे इसका मतलब क्या है, डेल स्क्वायर x टू टाइम्स डेरिवेटिव प्लस डेल स्क्वायर डेल y, दिस इज कॉल्ड लाप्लास ऑपरेटर। यहां पर अगर आप p लगाओगे, यहां पे दिया जाएगा, यहां पर दिया जाएगा, ठीक है, ये सबको पता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दैट्स इट। तो किसी भी फी फंक्शन को आप हार्मोनिक फंक्शन बोलोगे अगर फी क्या करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट्स इट। एंड फी x फी y फी xx फी xy फी y फी yy, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव ये क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। चेक एक एग्जांपल लिखते हैं, चेक द फंक्शन f of x, y is equal to x square minus y square is हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है, तो वही आपको क्या करना है, तो f फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी लाप्लास इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, और जो पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेंगे। f of x 2x, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, इसकी डोमेन क्या है, हर एक r स्क्वायर, r क्रॉस r xy प्लेन, यानी कि r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इसका क्या है, डोमेन है पूरा, और ये पूरे r स्क्वायर को कॉन्टिन्यूअस है। fy minus 2y, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। f of x 2, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। f of xy xy, और f of yx यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। आप देख सकते हो x का y के रिस्पेक्ट में 0, y का x के रिस्पेक्ट में 0, एंड f of yy करोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये सारे जो आपके आ रही वैल्यूज ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो दीस आर कॉन्टिन्यूअस, तो हमको देखना है क्या यहाँ पर f जो है वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये 0 है, लेट्स सी। f का पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू x 2 आया है, प्लस ये माइनस 2 आया है, 2 प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। दिस मींस लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, दिस इंप्लाइज f of x, y x square minus y square इज हार्मोनिक। ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, इज हार्मोनिक फंक्शन, इज क्लियर, इस तरीके से आपको चेक करना है। ओके, तो दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन। आई होप आपको हार्मोनिक फंक्शन क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स आप माइंड रखो कि अगर कोई फंक्शन f of z कॉम्प्लेक्स फंक्शन u plus iota v इज एनालिटिक इन डोमेन d, एक फंक्शन की डोमेन d है, उसमें फंक्शन क्या एनालिटिक है, क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, देन इट्स कंपोनेंट फंक्शन u and v आर हार्मोनिक इन d। तो जो इस फंक्शन ऑफ डोमेन जो की डोमेन अपने आप में ठीक है, इज एनालिटिक इन डोमेन d, इस डोमेन यानी ओपन एंड कनेक्टेड सेट है, इस डोमेन में अगर फंक्शन एनालिटिक है तो जो इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन का जो रियल पार्ट है u और जो इमेजिनरी पार्ट है v, तो u और v क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। इज इट क्लियर, यू कैन चेक इट। And next, if u plus iota v is an analytic function, then we say v is said to be harmonic conjugate of u। तो क्या करें, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो ये कॉन्जुगेट पार्ट है ये क्या होगा, v मतलब इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज अ कॉन्जुगेट किसका, रियल पार्ट का। v इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट को हम बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका, रियल पार्ट का। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, u, ठीक, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बताऊं, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसका जो इमेजिनरी पार्ट है v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ रियल पार्ट ऑफ f, यानी कि u का रियल ना क्या है, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन है, इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है v। इज क्लियर। तो
ये आपको माइंड में रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है क्या कि f of z is equal to 2xy plus iota bracket x square minus y square, ये फंक्शन आपको गिवन है, then which of the following is true, हमसे पूछा कि कौन सा ट्रू है, डू इट, कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन ट्रू है, which of the following is are true, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। पहला ऑप्शन u and v are harmonic functions, अच्छा सबसे पहले चेक करो क्या u और v हार्मोनिक है, तो u और v यहाँ पर u क्या है आप चेक कर सकते हो, u आपका है यहाँ पर 2xy एंड व्हाट इज v, एंड v यहाँ पर है x square minus y square, ठीक है। u हार्मोनिक के लिए आपको क्या करना है, देखो पॉलिनोमियल है, इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो ऑब्वियसली कंटीन्यूअस आएंगे, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो भी कंटीन्यूअस होंगे, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, डायरेक्ट हम देखते हैं ux क्या आएगा 2y, ux 2y और ux 0, ओके, v of x कितना आएगा 2x एंड ठीक है नो प्रॉब्लम, vx 2x vxx क्या आएगा 2, व्हाट इज uy, uy कितना आएगा से 2x, uy क्या आएगा 0, ठीक है। What is the vy? vy minus 2y. What is the vyy minus 2? So u of xx plus u of yy. 0 plus 0 0. v of xx plus v of yy. So vyy vxx कितना है 2 plus v of yy minus 2. तो plus minus minus 2 minus 2 0. यानी कि u लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, v लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो u और v हार्मोनिक फंक्शन है, तो u and v आर हार्मोनिक, यस ए ऑप्शन इज राइट, u और v हार्मोनिक है, ओके। तो f of z is differentiable only at z is equal to 0, f of z डिफरेंशिएबल है at only z is equal to 0, तो डिफरेंशिबिलिटी की बात हुई तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का हम यूज करेंगे, तो नेसेसरी कंडीशन क्या थी आपकी आपकी क्वासी रीमान इक्वेशन, तो क्वासी रीमान इक्वेशन में क्या होता है ux is equal to vy, ux कितना है 2y, ux इसको चाहिए vy की चाहिए, vy कितना है minus 2y, तो ये 2y है ये minus 2y है, और हमको पता है कि यहाँ पर लाप्लास सीआर इक्वेशन में ux is equal to vy होता है, तो ये कितना है ux 2y, ये कितना है minus 2y, इक्वल कब होता है, ये सिर्फ तभी इक्वल होता है y की वैल्यू 0 होगी, दिस इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ y is equal to 0, अगर y 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, अदरवाइज y की नॉन जीरो वैल्यू लोगे आप तो रियल नंबर y नॉन जीरो वैल्यू लोगे तो ये अलग आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव का, अगर y की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, डिफरेंट रहेगा, सिर्फ y की वैल्यू 0 के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है। सेम u of x ux हो गया u of y कितना है 2y, तो u of y किसके इक्वल होता है माइनस के vx, तो u y इक्वल टू माइनस के vx, यहां से क्या आएगा u of y इक्वल टू माइनस vx, तो u of y कितना है u of y 2x और v of x कितना है v of x 2x, अब यहां पर 2x minus 2x, तो ये भी कब इक्वल होगा, दिस इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ x is equal to 0, तो x0 और y0 सिर्फ एक ही पॉइंट पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी जब x0 है, यानी कि z का रियल पार्ट 0 है और z का इमेजिनरी पार्ट 0 है, डोमेन यानी कि इनपुट का, तो इनपुट क्या होती है z होती है, तो z का रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 0, ओनली 0 पॉइंट पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है ओनली 0 पॉइंट पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हां पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ z0 पर ही डिफरेंशिएबल हो सकता है, इजली कैन बी डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल 0, f of z is not analytic at z equal 0, हां बिल्कुल ये सही है, एनालिटिक बिल्कुल नहीं उसका फंक्शन, क्योंकि एनालिटिक का मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट्स पर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, और ये कहना कि f of z is not analytic at z equal to 0, और फंक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 0 पे ही है, तो 0 की ऐसी कोई नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पर फंक्शन थ्रू आउट डोमेन में क्या हो जाए डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यानी कि 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता, इसी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, इज द राइट, f of z is not entire function, yes बिल्कुल सही। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, ये डिफरेंशिएबल है कि 0 पे नहीं है, लेट्स सी 0 पे डिफरेंशिएबल के नेसेसरी, अब आपको क्या करना है क्वांटिटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो u of x है, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, u of y दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, v of x दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, v of y दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, भाई ये पॉलीनोमियल y में, ये पॉलीनोमियल x में, ये x में पॉलीनोमियल, ये y में पॉलीनोमियल, तो ये सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं ux uy vx vy ये सभी कैसे हैं कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर हर एक आर स्क्वायर में, यानी हर एक ऑर्डर पेयर पर ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि u और v फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो ये हर ऑर्डर पेयर पर क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो 0,0 पर भी क्या होंगे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो 0,0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो बाय सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, ये 0 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, दिस इज द राइट ऑप्शन, तो ए बी सी डी चारों इज द राइट ऑप्शन, चारों ठीक है, ठीक है, यू एंड वी हार्मोनिक, यस, f of z is डिफरेंशिएबल ओनली एट z equal to 0, यस, f of z is not analytic at z equal to 0, यस बिल्कुल ट्रू, f of z is not entire function, यस नॉट entire, क्योंकि ये सिर्फ 0 पर ही डिफरेंशिएबल और कहीं नहीं है, और entire का मतलब होता है कि हर जगह डिफरेंशिएबल होना, ओके, इसलिए चार ऑप्शन ट्रू है, इस तरीके से आपको करना है, ओके। अब जो मैं कह रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम क्या कह रहा है रिजल्ट माइल थॉमसन मेथड, ये क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन कोई एनालिटिक फंक्शन है, माइल थॉमसन मेथड किस लिए यूज होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन व्हेन द रियल कंपोनेंट इज गिवन, यानी कि रियल कंपोनेंट गिवन या फिर इमेजिनरी कंपोनेंट दोनों की करना है, पहले मैं रियल की कर रहा हूं, मान के चलो आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z इक्वल टू i, ये क्या है एनालिटिक फंक्शन है, bn एनालिटिक फंक्शन एंड u इज गिवन, और u पता है कि क्या है, u इज नॉट, तो पता है कि क्या है, ये गिवन यानी कि दिया गया है कि हम u को जानते हैं कि u क्या है, मतलब टू वेरिएबल है वो क्या है, इस टाइप का फंक्शन पता नहीं के बारे में, तो हमें जो कि एनालिटिक फंक्शन इसका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव व्हाट इज द डेरिवेटिव, फंक्शन एनालिटिक है डिफरेंशिएबल है, और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होगा ux प्लस i होगा, पार्ट का डेरिवेटिव एक्स में, इमेजिनरी पार्ट का डेरिवेटिव
इसके पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये नेगेटिव बराबर होता है। ओके, अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियल है तो बाय सीआर इक्वेशन, तो सीआर इक्वेशन का यूज करोगे आप u ऑफ x, तो v हमको पता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपका सीआर इक्वेशन में, और क्या होती है सीआर इक्वेशन, u ऑफ x इक्वल टू vy, u ऑफ y इक्वल टू y, यानी कि dx की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का uy, ये आपका u में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि u जो है पार्शियल x के पार्शियल डेरिवेटिव है तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, u क्या है, वो भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, बेसिस पार्शियल डेरिवेटिव हो गया ये। तो अब यहां पे एक ट्रिक है, मैं आपको पूरा ड्राइव से दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप बाइनरी फॉर्मूला पूछा जाए कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका f डैश z क्या हो जाएगा, u ऑफ x, x की जगह z, y की जगह 0 माइनस आयोटा u ऑफ y, x की जगह z, y की जगह 0, ये हो गया। आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये हुआ इंटीग्रेशन बोथ साइड, आपको इंटीग्रेटिंग करना है विद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z, किस रिस्पेक्ट में, तो ये z का फंक्शन, ये z का फंक्शन, ये z का फंक्शन, तो विद रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, तो f डैश z का इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ z u ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x z0 dz, ये एंड माइनस आयोटा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y z0 एंड dz, दिस इज द फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा क्योंकि आर्बिट्रेरी इंटीग्रेशन कराया तो प्लस c होता हो गया, प्लस एक मतलब एक आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्लस अल्फा आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल कराया है, इंटीग्रेशन कराया तो ये आएगा, इसका हम यूज करेंगे, तो फिलहाल के ध्यान रखो। सिमिलरली जब आपको क्या हो, इमेजिनरी पार्ट की बनो, जब आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की बनो, अगर मान के चलो सेम वही तरीका है कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v है, और यहाँ पर हमको v गिवन है, v इज नॉन, अब इमेजिनरी पार्ट हमको पता है, तो अगेन वही, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है तो डेरिवेटिव रहेगा वही, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब आपको v पता है तो बाय सीआर इक्वेशन क्या होगा, u ऑफ x इक्वल टू vy होता है, क्योंकि एनालिटिक है तो बाय सीआर इक्वेशन तो u x की क्या जाएगा, v ऑफ y प्लस आयोटा v ऑफ x, अब सेम वही क्योंकि फंक्शन ऑफ v क्या है, फंक्शन ऑफ xy आयोटा, ठीक है, फंक्शन ऑफ x y, तो पुट x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0, टेक ले लो, टेक x की जगह z एंड y की जगह 0, तो आपका जो डेरिवेटिव है तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश z v ऑफ y, x की जगह z, y की जगह 0, v ऑफ x, x की जगह z 0 और आया था, ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वही ऑन इंटीग्रेटिंग साइड विद रिस्पेक्ट टू z, क्या जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, हमारे पास रहेगा f डैश z का इंटीग्रेशन f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका v ऑफ y, x की जगह z, y की जगह 0 प्लस आयोटा v ऑफ x z 0 dz प्लस अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला। दोनों में कितना सा फर्क है कि जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस आयोटा u का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, यहाँ पर माइनस है और एक अल्फा, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है तो v जो इमेजिनरी पार्ट v है तो उसका पहले y के रिस्पेक्ट में प्लस आयोटा फिर x के रिस्पेक्ट में, ये आपको याद रखना है। जैसे देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ कैसे करना है, which of the following is the analytic function f of z is equal to u plus iota v, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है f of z is equal to u plus iota v, और ये कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है आपका, एनालिटिक फंक्शन, और जहां पर कह रहा है कि where u is equal to e की पावर x ब्रैकेट x cos y minus y sin y, तो आपको u गिवन है, u आपको नॉन है कि क्या है u, तो आपसे कह रहे हैं कि then f of z ये होगा, f of z ये होगा, या x y टर्म में ये होगा, ये आपसे ऑप्शंस में दे दिए, तो you have to find this, तो कैसे करोगे, क्योंकि u गिवन है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, f of z इंटीग्रेशन u गिवन है तो u का x के रिस्पेक्ट में z0, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस आयोटा u का y के रिस्पेक्ट में x की जगह z, y की जगह 0, इसका इंटीग्रेशन dz प्लस एक अल्फा करोगे, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर u ऑफ x, अब इसके लिए आपको u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए y के रिस्पेक्ट में, व्हाट इज u ऑफ x, u और ये इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, e की पावर x फर्स्ट पर्सन एडिटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव कर दो तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो e की फर्स्ट पर्सन एडिटिव x cos y कांस्टेंट एडिटिव, x का डेरिवेटिव 1, ये 0 cos y, ये प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x और सेकंड फंक्शन एडिटिव x cos y minus y sin y एडिटिव, ये एडिटिव आ गया, ये डेरिवेटिव होगा u का x के रिस्पेक्ट में, सेम u का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये e की पावर x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, x cos y बार, तो ये टर्म बची, तो x cos y minus sin y, इसका डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस sin y, ठीक है, माइनस y और sin y, ये आगे प्रोडक्ट y का फंक्शन, ये भी y का फंक्शन, तो यहां पर लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव sin y का cos y, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और sin y एज इट इज,
ये डेरिवेटिव करने पे ध्यान रखना कि कहां प्लस है कहां माइनस है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई ux z0। चलो u का पार्शियल डेरिवेटिव जब x की जगह z y की जगह 0 ये हमें चाहिए। तो ये है x की जगह z पुट करा e की पावर z, y की जगह 0 तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1, तो e की पावर z z, x की जगह z, x की जगह y की जगह 0 तो cos 0 1, x की जगह क्या है z, तो z y की जगह क्या है 0, तो ये तो 0 बन गया z माइनस, तो कुल मिला के क्या बना e की पावर z कॉमन 1 प्लस z, ये आया। ये आ रहा है, तो गलती हो तो बता देना भाई। ओके cos 0 1 होता है, ठीक है, इज क्लियर, x की जगह z, ठीक है, z 1 प्लस z। सिमिलरली u ऑफ y, x की जगह z, y की जगह 0, तो x की जगह z यहाँ पर z आएगा और y की जगह 0 sin 0 0 और y की जगह 0 0 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, दिस बिकम 0, भाई e की पावर z into 0 तो 0 आ जाएगा। तो अब इसका आप फॉर्मूले में पुट कर दो, तो f ऑफ z क्या होगा, f ऑफ z होगा इंटीग्रेशन u ऑफ x z 0 कितना है e की पावर z 1 प्लस z रियल पार्ट माइनस आयोटा ui, ui कितना 0, तो ui into आयोटा 0 तो 0 0 0 0 ही रहेगा, तो इमेजिनरी पार्ट गायब dz प्लस में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर z का इंटीग्रेशन क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर दो e की पावर z, इसको इस तरीके से लिख लो e की पावर z प्लस z e की पावर z मल्टीप्लाई करके e की पावर z e की पावर z, ठीक है, तो e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z, अब यहाँ पर लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, प्लस अब z e की पावर z का इंटीग्रेशन तो वही बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन z लेते हैं एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर z माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर z और फिर से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं e की पावर z खत्म प्लस के अल्फा। लेकिन भाई ये नेगेटिव y की पावर z, ये प्लस का e की पावर z क्या आएगा z e की पावर z प्लस अल्फा, तो कहां पर है z e की पावर z प्लस अल्फा, z e की पावर z प्लस c, ये कांस्टेंट है, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये a ऑप्शन ट्रू, ये b ऑप्शन गलत। ये सिमिलरली अब z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर दो e की पावर z की जगह x प्लस आयोटा y, z की जगह x प्लस आयोटा y, अल्फा को ले लो a प्लस आयोटा b, अल्फा को ले लो a प्लस आयोटा b, तो इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो यहां पर जो आएगा इसमें प्लस a हो जाएगा क्योंकि अब क्योंकि कंपेयर करोगे तो हमको रियल पार्ट ये गिवन है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पर, ठीक है, मतलब b निकालोगे b आपके पास जो आएगा वो d ऑप्शन वाला आ रहा है क्योंकि ये आएगा e की पावर x x cos y minus y sin y रियल पार्ट सेम प्लस इमेजिनरी पार्ट में ये आएगा, यहाँ पर b आएगा लेकिन b को क्या मान लोगे आप 0, जैसे यहाँ पर a 0 है तो यहाँ पर b भी 0 हो जाएगा, या फिर आप b मानना चाहो b भी मान सकते हो, ऐसा कोई नहीं, वो भी ठीक रहेगा, ठीक है, अगर आप इसे प्लस b करोगे वो भी ठीक है, ठीक है फाइन, तो अकॉर्डिंग टू d इज द राइट ऑप्शन, ये गलत जाएगा, ठीक है, यू हैव टू चेक यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक, चेक कर लेना उसका सी d आएगा, ठीक है, ये मैंने क्लियर किया है अभी, तो d ही आएगा, तो वेरीफाई कर लेना, दिस इज होमवर्क, d ऑप्शन को वेरीफाई कर लेना, z की जगह x प्लस क्योंकि z में है, z की जगह उसको कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखना है, x y की टर्म में, यू कैन राइट, ठीक है, आप लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क, ये भी आप करना, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, दिस इज होमवर्क, नो इट, तो इसका जो आंसर है आई थिंक बी एंड सी ऑप्शन है, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक बी एंड सी, नो नो सी, ए और सी है शायद, लेट्स सी, देख लेना क्या कह रहा है, u इक्वल टू दिस इज अ हार्मोनिक फंक्शन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन होगा, अब देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात हुई तो तभी उसका फंक्शन एनालिटिक है, तो कुल मिलाके एक फंक्शन होगा हमारे पास f ऑफ z, वो u प्लस आयोटा b टाइप का है, तो ये क्या है हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात हो रहा है, तो इट मींस ये फंक्शन क्या होगा एनालिटिक होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन वही थी कि किसी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन को में कोई एनालिटिक फंक्शन है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर ये एनालिटिक है तभी आप b को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलोगे u का, और जहां पर आपको u गिवन है और आपको क्या निकालना है इमेजिनरी पार्ट b निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है b निकालना है, यू कैन फाइंड इट b क्या होगा, ठीक है, मैंने अभी इसको सॉल्व किया था, मैं आपको आंसर बता देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आया है, यू हैव टू चेक, ओके b एंड d इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, b ऑप्शन आएगा यहां पर, यू हैव टू चेक कि यहां पर u आपको रियल पार्ट गिवन है तो आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है, यानी कि आप कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन निकालना है, तो भाई माइल थॉमसन मेथड की रियल पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आएगा, यानी कि आपका इमेजिनरी पार्ट x क्यूब माइनस 6y² और इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि नंबर होगा b वाला होगा, c यूज कर रखा है, ये c इज द रियल नंबर क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में c रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है, b होगा और d होगा, तो यहां पर माइनस है तो c भी हो सकता है, ठीक है, मोस्ट जनरल फॉर्म, कौन सी चीज को डिपेंड करता है, आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट आ रहा है c, यहां पर c रियल है क्योंकि हमारा जो कैपिटल c होता है वो में अल्फा होता है, जो हम उसको लिखते हैं अल्फा a माइनस आयोटा b, ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसमें रियल पार्ट के साथ रियल ऐड होता है, तो यहाँ पर जो u होगा उसमें u प्लस a हो जाएगा और प्लस आयोटा जो b होगा उसमें b प्लस q होगा। अब यहाँ पर क्या होगा आपको रियल पार्ट गिवन है, कंपेयर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो u प्लस 0 u हो जाएगा, तो आप इसको b क्योंकि आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, a अल्फा ये b रियल नंबर होगा तो इस b को आप 0 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा b प्लस b, आप इसको 0 मानोगे तो आपके पास b आ जाएगा, ये b ऑप्शन, अगर b की वैल्यू आप कुछ भी नंबर लेते हो रियल नंबर तो आपके पास d ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्ररी ट्रू रहेगा ये, तो इसलिए आप कर सकते हो b एंड d, ओके, तो ये था आपका कुछ इंपोर्टेंट कि आप एनालिटिक फंक्शन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे क्योंकि सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आईडी सीएसएन के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ओके, चलो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पावर सीरीज के बारे में, व्हाट इज द पावर सीरीज, सभी को पता पावर सीरीज क्या होती है, क्या होती है पावर सीरीज, अ सीरीज ऑफ द टाइप दिस an z minus z naught की पावर n, इस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज पावर सीरीज, इस टाइप की हम सीरीज को बोलते हैं पावर सीरीज, किस पॉइंट के अबाउट है ये जो पावर सीरीज है, ये पावर सीरीज है z naught पॉइंट के अबाउट द पॉइंट
z नॉट, वही लिखा है, दिस इज द पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट z नॉट। तो ये पावर सीरीज z नॉट पॉइंट के अबाउट है। अच्छा जी, अगर ये z नॉट की वैल्यू 0 हो जाए तो ये सीरीज जो पावर सीरीज है आपकी, इसको क्या ये किसी से लिखेगी आपकी, देन इफ z नॉट इज इक्वल टू 0 देन वी हैव n इज इक्वल टू इंफिनिटी a n अच्छा जो a n है ना, ये आपका कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, ठीक है, ये n कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकता है। n z रेज़ की पावर है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, यानी कि होल नंबर होगा आपका n, तो यहाँ पर z नॉट 0 हो गया तो z की पावर बन जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से लिखेगा। ये पावर सीरीज ये किस पॉइंट का अबाउट है, 0 पॉइंट का अबाउट की पावर सीरीज है। ये इन जनरल z नॉट पॉइंट का अबाउट की पावर सीरीज है। ये पावर सीरीज होती है, सबको पता है। अच्छा, पावर सीरीज में जो r होता है उसका मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से हम निकालते हैं किसी पावर सीरीज की, हम किसी भी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से निकालते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इन जनरल बता रहा हूं मैं, कि आपकी पावर सीरीज किसी भी पॉइंट के अबाउट हो, डजंट मैटर कि वो z नॉट पॉइंट क्या है, हमें सिर्फ जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेगा वो इस कोएफिशिएंट की हेल्प से निकालेंगे, z माइनस z नॉट पावर n जो है, इसमें किसकी हेल्प से निकालेंगे, इस an की हेल्प से हम निकालेंगे, हेल्प ऑफ a। इस पर डिपेंड करेगी, a पर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड करेगी आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज, और ये डिफाइन कैसे होती है, एंड इट इज डिफाइंड एज r इज इक्वल टू 1 अपॉन l। l यहाँ पर l का मतलब लिमिट होता है, और ये लिमिट निकलती कैसे है, वेयर l इज इक्वल टू, l दो तरीके से हम निकालते हैं, या तो l क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन a, या तो ये होगी, और या फिर l का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ an रेज़ टू पावर 1 अपॉन। ठीक है जी, ये दो तरीके होते हैं आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकालने के लिए। प्लीज रीड आउट दिस। क्लियर, ये दो तरीके हैं। चलो, जो आपने रियल में पढ़ा है वो सेम पावर सीरीज यहाँ पर है, रियल में भी इस तरीके से निकालते हो एंड आप यहाँ पर इसमें कॉम्प्लेक्स साइज में भी निकालते हो, बस फर्क क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना मॉडुलस है, क्या है यहाँ पर मॉडुलस साइन है। तो क्लियर, यहाँ पर ध्यान रखना क्या साइन है, मॉडुलस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, n जो है कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड मत भूलना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से आप निकालो। तो a पर डिपेंड करता है, z नॉट पर डिपेंड नहीं करता, चाहे z नॉट की वैल्यू 0 या z नॉट की वैल्यू 1 हो या z नॉट की वैल्यू 2 हो, लेकिन हाँ ये n जो यहाँ पर पावर है इस पर डिपेंड करता है, पावर n है, ये जो सुप्रीम वाला है यहाँ पर ध्यान रखना, ये सुप्रीम वाला केस है, यहाँ पर जो पावर है n वो 1 अपॉन n ही है। अगर यहाँ पर पावर 2n होगी तो आप इसको सिंपलीफाई करोगे, ये ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये ध्यान रखो जो यहाँ पर n है वो 1 अपॉन n ही आया है, यहाँ पर क्या है 1 के अपॉन में पावर जो ये z माइनस z नॉट की पावर n है वही सेम यहाँ पर आया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हम निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, आप यहाँ देखो z की पावर है 0 पॉइंट का आपकी पावर सीरीज गिवन है, तो यहाँ पर an क्या है आपका, an गिवन है n फैक्टोरियल, तो हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हमें पता है r इक्वल टू 1 अपॉन l होता है, तो अब l देखो कोई से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, अब डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला इजी पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं l जो निकालेंगे, मैं निकालूंगा वेयर n फैक्टोरियल, तो मैं पहले वाले तरीके से निकालूंगा वेयर l इक्वल टू, क्योंकि n फैक्टोरियल तो मुझे इसमें लग रहा है लिमिट एट इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा तो बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसमें पावर देखो जो n टर्म है उसमें पावर में n इन्वॉल्व नहीं है, तो पावर में n इन्वॉल्व होता है या फिर ब्रांच टाइप का फंक्शन होता है तब आपका लिमिट सुप्रीमम, तो लिमिट सुप्रीमम वाला हमने निकाला, ये फायदेमंद होता है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कब, जब an जो है उसमें पावर में n इन्वॉल्व हो या फिर ब्रांच टाइप का फंक्शन हो, तब हमारा ये फॉर्मूला इजी पड़ता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला इजी पड़ता है। एक टाइम पर दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस इसी की बात है, किसी में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, किसी में कम होगी। तो यहाँ पर इससे करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपका an कितना है, an तो n फैक्टोरियल, तो n की जगह n फैक्टोरियल, n प्लस 1 होगा तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, और n है तो n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप ओपन कर लो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी कैंसिल आउट, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू 1 अपॉन इंफिनिटी, मतलब तो रेडियस कितनी आ गई, a ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 is power minus n z is power n, तो ये पावर सीरीज किसके अबाउट है, 0 पॉइंट के अबाउट की पावर सीरीज है, और यहाँ पे जो an है वो 3 is power minus n। ठीक है, इसको आप पहले तरीके से करते हो, दूसरे भी, अब मैं इसको दूसरे से बनाता हूँ, आप इसको पहले फॉर्मूले से करना। हमको चाहिए r is equal to 1 upon l, और l का मतलब क्या था, मैं इसके अपॉन में लिख देता हूँ डायरेक्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, ये तरीका है, या तो आप इससे निकाल लो या फिर मैं यूज कर लेता हूँ सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ an रेज़ टू पावर 1 अपॉन इस वाले फॉर्मूले 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an कितना 3 is power minus n, मॉडुलस लगाओ, ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, मॉडुलस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर है और पॉजिटिव है 1 अपॉन है, तो पावर ये पावर से n कैंसिल आउट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, सिंपलाई r इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ 3 की पावर माइनस, तो 3 की पावर माइनस 1 इसका सुप्रीमम क्या है, इसका सुप्रीमम खुद ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सुप्रीमम खुद ही होता है, 3 की पावर माइनस 1 और लिमिट अप्लाई करोगे तो 3 माइनस 1, लिमिट
कांस्टेंट लिमिट कांस्टेंट की पावर -1 यानी कि 3 लिमिट कितनी है 3 सी ऑप्शन से राइट ठीक है लिमिट कितनी आएगी भाई 3 इज इट क्लियर लिमिट सॉरी लिमिट आएगी 1/3 एंड रेडियस ऑफ कर्व आएगा 3 तो हमसे r पूछा है 3 तो इस हिसाब से सेम क्वेश्चन एंड कैरेक्टर पावर है इसको आप निकाल लोगे तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्व क्या आएगी ये क्या है पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट 0 n यहाँ पर ये है और an+1 आप निकालोगे n+1 हो जाएगा हमें r निकालना है तो 1/l होता है इसमें तो पावर इन्वॉल्व नहीं है तो इजी ये पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 अपॉन an तो सॉरी 1 अपॉन और n+1 क्या n+1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 n+1 अपॉन n क्योंकि पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन n राइट भाई n + 1 अपॉन n इसका फॉर्मूला तो 1 + 1 अपॉन n तो n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी 1.infinity 0 और 0 + 1 1 अपॉन 1 यानी कि रेडियस कितनी आएगी 1 इस तरीके से तो ये कुछ नहीं है रेडियस फंक्शन बहुत आसान है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस a टेंड्स टू पावर n where a is equal to this iota कब n such that n divisible by 4 जब n 4 divisible है यानी कि n by 4 तो क्या है यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लिख सकते हो n is divisible by 4 यहाँ पर इसका मतलब है कि n जो है यहाँ पर n is divisible by 4 अगर n divisible by 4 से तो आपके n की वैल्यू iota है अगर divisible नहीं है तो फिर n की वैल्यू n नहीं है यानी कि जैसे a नॉट पे क्या है 0 यहाँ पर n क्या है 0 क्या 0 4 से डिविजिबल है यस तो a नॉट वैल्यू कितनी है iota a1 कितना आएगा 1 क्या 4 से डिविजिबल नहीं तो a1 1 a2 4 से डिविजिबल नहीं तो a2 2 a3 3 रहेगा a4 क्या आएगा iota क्योंकि 4 iota 4 से डिविजिबल है इसलिए iota इस तरीके से टर्म है इसकी ये अपना एक सीक्वेंस है ओके तो जब भी मैंने कहा कि ब्रांच टाइप का फंक्शन हो आपको रेडियस ऑफ कर्व निकालनी हो तो आप यूज करो फॉर्मूला सुप्रीम वाला 1 अपॉन l की वैल्यू क्या है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an रेज़ टू पावर 1 अपॉन जी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ओके तो हमें पहले 1 अपॉन में तो इसमें लिमिट सुप्रीमम को निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an मॉडुलस ऑफ an पावर 1 अपॉन ये आएगा तो इसमें क्या लगेगा लिमिट ठीक है तो सुप्रीमम में इसको आगे पीछे आप कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट सुप्रीमम एक तरीके से तो मैं इसको लिख सकता हूं सुप्रीमम को बाहर लिख लो ठीक है जो भी लिमिट सुप्रीमम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इसको आगे पीछे कर सकते हो यहां पर इस वाले केस में तो ठीक है सुप्रीमम को बाहर के लिमिट अंदर लेके क्योंकि लिमिट अल्टीमेटली अप्लाई तो इस पर होनी है तो सुप्रीमम बाहर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किस पर an पर तो an क्या है पर ब्रांच टाइप का फंक्शन है तो an क्या है आयोटा तो an का क्या है आयोटा रेज़ टू पावर 1/4 ये कब होगा जब n इज डिविजिबल बाय 4 जब n 4 से डिविजिबल है जब n 4 से डिविजिबल है और फिर कब और क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की वैल्यू क्या होगी n होगी कब अदरवाइज जब n से 4 से डिविजिबल है तो n होगी तो n का मैग्नीट्यूड की पावर 1 अपॉन कब else बोले तो जब 4 से डिविजिबल नहीं है जब n 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि n दो तरीके दो n की वैल्यू दो है एक आयोटा है एक n है कब आयोटा कब है जब n 4 से डिविजिबल है और n की वैल्यू क्या n जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो इस तरीके से इसमें अप्लाई कर दिया ये हो गया यहां तक क्लियर कुछ नहीं है बस लिमिट सुप्रीमम निकालनी थी तो हमने सुप्रीमम को बाहर लिख दिया और लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दी अंदर ना वी कैन डू इट हम कर सकते हैं तो अब आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है 1 और यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे 1/infinity 0 तो 1 की पावर 0 1 तो लिमिट कितनी आएगी यहां पर देखो दिस तो लिमिट कितनी आएगी 1 कब जब n 4 से डिविजिबल है ओके एंड n पॉजिटिव नंबर है n क्योंकि n बिलोंग्स टू होल नंबर n कहां से बिलोंग करता है होल नंबर से बिलोंग करता है यानी कि a0 a1 a2 ऐसे तो ये हमेशा क्या रहेगा नॉन नेगेटिव तो आप इस मॉडुलस को हटा सकते हो तो n की पावर 1 अपॉन n तो आप लिमिट निकालो आपको पता होगा राइट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर अपॉन n इसकी लिमिट 1 ठीक है लिमिट निकालना आपको आपको आता होगा रियल में निकालते हैं तो वही है इसकी लिमिट 1 होती है यहां पर क्या आ गया अगेन 1 else 1 यहां पे 1 है और हमें क्या चाहिए सुप्रीमम इन दोनों में सुप्रीमम वो चाहिए हमें चाहिए इन दोनों में से जो इनका सुप्रीमम है अब मुझे बताओ सुप्रीमम कौन सा है दोनों ही 1 है तो सुप्रीमम दोनों ही है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 अगर बाय चांस सपोज करो ऐसे होता ये 2 होता नाउ व्हाट इज द सुप्रीमम 2 इज द सुप्रीमम इसकी लिमिट क्या होती है इसकी जो लिमिट आती है सुप्रीमम लिमिट वो क्या आती है 2 आती है 2 आती है इस केस में लेकिन जो दोनों ब्रांच में मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम होगा वो सुप्रीमम क्या कहलाएगा लिमिट कहलाएगी l की वैल्यू आएगी लेकिन इस केस में दोनों में ही 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 1 ये तो है यहां पर 1 तो 1/1 1 तो लिमिट कितनी आ रही है 1 तो इस तरीके से आपको यूज करना है सी इज राइट तो यहां पर ये क्या है जब भी ब्रांच टाइप का फंक्शन हो तो आपको डेफिनेशन कौन सी अप्लाई करनी है ये वाली लिमिट सुप्रीमम वाली और जब आपकी पावर इन्वॉल्व हो a में तब भी आपको ये फार्मूला फायदेमंद रहेगा इज इट क्लियर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लगता है तो ये था रेडियस ऑफ कर्व निकालने के तरीके जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं अच्छा जी अब इस रेडियस ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है देखो मैं 0 पॉइंट के बाद बता रहा हूं आप चाहे पावर सीरीज किसी भी पॉइंट पे आउट हो तो मैं 0 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर कोई पावर सीरीज 0 पॉइंट पे आउट तो वी हैव अ रेडियस r सच दैट हमारे पास आती है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पावर सीरीज है ये अगर कन्वर्जेंट होगी सिर्फ 0 के लिए यानी कि 0 पॉइंट के अबाउट और 0 पर जिस पॉइंट के अबाउट सेंटर तो ये 0 पॉइंट के अबाउट
पावर सीरीज है और 0 पॉइंट पर ही क्या है, और ओनली 0 पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, तो मतलब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 ही रहेगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ओनली 0। अच्छा जी, अगर 0 पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट है हर एक कॉम्प्लेक्स के नंबर, हर एक अच्छा, इन जनरली क्या होगा, इन जनरली जिस पॉइंट के अबाउट होगी z नॉट वही इसकी क्या हो जाएगी r। इन जनरली अगर पावर सीरीज z माइनस z नॉट फॉर्मेट टाइप का है, यानी कि z नॉट पॉइंट के अबाउट है, तो आपका अगर ये पावर सीरीज z नॉट पर क्या है, कन्वर्जेंट है, जिस पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज डिफाइन है उस पॉइंट पर z नॉट पर कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या आएगी, z नॉट आएगी। सिमिलरली अगर ये पावर सीरीज इन जनरल z माइनस z नॉट की पावर n है, ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो देन r टेंड्स टू इंफिनिटी, r टेंड्स टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, इंफिनिटी होगी। सेम जनरल में भी, जनरल केस में क्या होगी, r टेंड्स टू r इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी होगी उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये जनरल में भी। अब ये पावर सीरीज 0 पॉइंट का अबाउट है, कन्वर्जेंट फॉर सम नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कन्वर्जेंट है, जैसे आयोटा के लिए कन्वर्जेंट है, 2 आयोटा के लिए कन्वर्जेंट है, 4 के लिए कन्वर्जेंट है, तो उस केस में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा एक रियल नंबर होता है, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन इंफिनिटी से छोटा होगा, यानी कि एक फिक्स नंबर होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जिस पॉइंट के अबाउट ये पावर सीरीज जिस भी सम नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो होगा। तो रेडियस कन्वर्जेंस क्या आएगी, ये। तो r का मतलब रेडियस का फाइनाइट आने का मतलब ये है, फाइनाइट रेडियस के आने का मतलब है कि पावर सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है फॉर सम नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर पावर सीरीज कैसे है, फाइनाइट है। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इंफिनिटी आती है तो इसका क्या है, पावर सीरीज वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कन्वर्जेंट है। अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 0 या z नॉट आती है तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर पावर, जिस पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज डिफाइन है ना, जिस पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज डिफाइन है उसी पॉइंट पर पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, सिर्फ उसी पॉइंट पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 0 यानी कि अगर 0 पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज है और z नॉट पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज है, तो अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट z नॉट आ रहा है, इट मींस जो पावर सीरीज है वो सिर्फ z नॉट पर ही कन्वर्जेंट है, बाकी कहीं और कन्वर्जेंट नहीं है, ये इसका मीनिंग है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, ये पावर सीरीज z नॉट पॉइंट के अबाउट हम इसको बोलते हैं कि कन्वर्जेंट है किसी पॉइंट अल्फा पर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉइंट पर पावर सीरीज रियल नंबर होगा, इस पर पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, इस पॉइंट पर पावर सीरीज, अच्छा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसमें मिस्टेक, अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अल्फा पॉइंट पर कोई पावर सीरीज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा इस पॉइंट पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, देन दिस पावर सीरीज कन्वर्जेंट एट ऑल, अगर एक पॉइंट पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होंगी, और वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो ये पॉइंट्स होंगे कि z माइनस z नॉट का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू दिस, तो एक सर्कल आएगा, सर्कल क्या आएगा कि z नॉट पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज है, तो इस z नॉट पॉइंट को आप मानोगे सेंटर, इस साइड को सेंटर मानते हुए आपकी रेडियस एक्सिस करेगी, रेडियस क्या होगी, अल्फा माइनस z नॉट, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आएगा वो r का काम करेगा, r का काम कौन करेगा, अल्फा माइनस z नॉट, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा z माइनस z नॉट लेस देन r, तो ओपन बोल हो जाएगी, तो ये रेडियस हो जाएगी अल्फा, रेडियस रहेगी आपकी r, और इस r को रेडियस मानते हुए एक बॉल एग्जिस्ट करेगी, और इस बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स पर क्या होंगे, पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, पावर सीरीज क्या होगी, उन सभी पॉइंट्स पर कन्वर्जेंट होगी, अगर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, और वो पॉइंट क्या है, अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे उसकी, अल्फा माइनस z नॉट, यानी कि z माइनस z नॉट, z की अल्फा पुट करो, अल्फा माइनस z नॉट, इससे लेस देन होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर किसी एक पॉइंट पर डाइवर्जेंट है, सेम वही तरीके से किसी ये जो पावर सीरीज है ये डाइवर्जेंट है किसी अल्फा पॉइंट पर, अगर अल्फा पर डाइवर्जेंट है देन ये पावर सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगी फॉर ऑल इस पर जहां पर इस डिस्क के बाहर के पॉइंट होंगे, बाहर के पॉइंट क्या होंगे, ये वाले z माइनस z नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस रेडियस, ये क्या आएगा, r बनेगा, ये रेडियस इसका r, तो इस r से वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका सेंटर 0 है, z नॉट है, वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटर है, z नॉट है, इस सर्कल बनेगा, इस बनेगी इस डिस्क के अंदर, इस डिस्क के अंदर बाहर के ये बाहर के एलिमेंट है, सभी पॉइंट्स पर पावर सीरीज क्या होगी, यहाँ पर एक डिस्क हुई, अभी बाउंड्री वाले पॉइंट बन गए, तो सर्कल बनेगा, सर्कल इक्वल वाला, देखो ग्रेटर देन के लिए डाइवर्जेंट, लेस देन के लिए कन्वर्जेंट, अब बचा इक्वल वाला, इक्वल पर चेक करना पड़ता है, इक्वल पर कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, इक्वल पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक, इक्वल पर हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक, इक्वल पर हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, if the series this n is equal to infinity a n z minus 2 p z minus 2 raised to power n is convergent at z is equal to -5, तो एक पावर सीरीज गिवन है, किस पॉइंट अबाउट, 2 पॉइंट अबाउट, और ये पावर सीरीज किस पर कन्वर्जेंट है, -5 पर कन्वर्जेंट है, ये अल्फा पॉइंट हो गया, देन द सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट एट, तो पावर सीरीज किस और पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो, ये आपसे पूछ रहा है, आपको क्या करना है, z माइनस z नॉट कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, सीरीज देन अल्फा माइनस z नॉट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अल्फा मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो अल्फा यहाँ पर अल्फा का काम करेगा -5, तो z माइनस z नॉट क्या है, किस पॉइंट पर पावर सीरीज 2 पॉइंट अबाउट, 2 पॉइंट अबाउट, अल्फा कितना है -5, z नॉट कितना है 2, तो 5 -5 -2 माइनस का 7, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 7, तो ये ओपन डिस्क बनेगी जिसकी रेडियस कितनी है 7, तो इस डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, और ये ना पार्ट बी के अंदर है ये क्वेश्चन, मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन और पार्ट करो, तो यहाँ पर ये ठीक है, अब मुझे बताओ z इक्वल टू 5, देखो z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 कहां पर है, z इक्वल टू 5, 5 -2, 5 -2 कितना होता है 3, 3 का मैग्नीट्यूड 3, 3 लेस देन 7, यस, तो पावर सीरीज किस पर कन्वर्जेंट होगी, बिल्कुल होगी, देन द सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो इस पर कन्वर्जेंट है, z इक्वल टू 5 इसके अंदर लाई कर रहा है, z इक्वल टू 9, 9 -2 7, 7 लेस देन 7 नो, 7 लेस देन 7 नहीं है, तो यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर जो सर्कल बनेगा उसकी बाउंड्री पर ये है, सर्कल की बाउंड्री पर ये नंबर कौन सा है, z इक्वल टू 9 बाउंड्री पर आ रहा है, तो बाउंड्री पर हम कुछ नहीं कह सकते, और ये पार्ट बी के अंदर है तो ओबीसी गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बी के अंदर है,
पार्ट बी में सिंगल चॉइस ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर पार्ट सी में होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा इस पर बाउंड्री पॉइंट्स पर। बाउंड्री पॉइंट्स पर कैसे चेक करते हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। z इक्वल टू -6, तो -6 पुट करेंगे यहाँ पर, -6 माइनस का 2 माइनस का 8 और -8 का वैल्यू 8, तो 8 क्या लेस देन 7 है, नहीं है, तो इस पर नहीं हो सकता। z इक्वल टू 12, 12 माइनस 2 10, तो 10 लेस देन 7 है, नहीं है, तो इस पर नहीं हो सकता। अब इस पर पॉसिबिलिटी थी, जो बी ऑप्शन है उस पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उस क्या है, जो डिस्क है, जो डिस्क की जो बाउंड्री है, जो डिस्क है, डिस्क का मतलब अंदर के पॉइंट्स भी काउंट कर रहे हैं। डिस्क जब मैं डिस्क बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स भी हम काउंट कर रहे हैं। और मैं सर्कल बोलूंगा सिर्फ सर्कल का जो पॉइंट है, तो ये डिस्क है और इस डिस्क की जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब सर्कल, तो उस सर्कल पर ही पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इस पर पावर सीरीज जो है ये कन्वर्जन कर भी सकती है और नहीं भी कन्वर्जन कर सकती, लेकिन क्योंकि पार्ट बी के अंदर था इसलिए ऑब्वियसली बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन ट्रू रहेगा। अगर बाई चांस पार्ट सी के अंदर होता तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि जेड स्क्वायर प्राइम पर ये पावर सीरीज कन्वर्जन है नहीं है। और बाउंड्री पॉइंट पर चेक कैसे करेंगे, लेट्स सी। उससे पहले मैं आपको एक कांसेप्ट बताता हूं, रीजन ऑफ कन्वर्जन का। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये रीजन क्या बनेगा, रीजन क्या होता है कि एक पावर सीरीज होगी अबाउट पॉइंट z0 एंड हैज ROC r और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, r है। देन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफाइंड एज mod of z minus z0 लेस देन r। तो रीजन मतलब कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां पर वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो हमको पता है कि पावर सीरीज कहां पर कन्वर्जेंट होती है, अगर इसकी ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होती है उस पर पावर सीरीज होती है कन्वर्जेंट, क्योंकि फिक्स कोई ना कोई r आएगा, तो इस पर r पर क्या r आने का मतलब क्या है, r आने का मतलब है कि पावर सीरीज उस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है। तो इस पॉइंट पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हम डायरेक्ट यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे z minus z0 लेस देन r डायरेक्ट। तो इस ये डिस्क बनेगी ओपन डिस्क, इस ओपन डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन और जो बाहर के पॉइंट्स होंगे उन पर डाइवर्जेंट होगी, बाहर के जो पॉइंट होंगे उन पर डाइवर्जेंट होगी, वही कांसेप्ट जो अभी मैंने बताया था थोड़ी पहले। लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट होंगे उस पर क्या, उस पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नॉट लिखना, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नहीं बोल रहा लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा, नॉट और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस we have to check the points, the points, कौन सा पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री पर, यानी कि mod of z minus z naught is equal to r। we have to check the points, mod of z minus z naught is equal to r। we have to check the points, we have to check the points on किस पर पॉइंट्स, जो सर्कल पर है, on z minus z naught is equal to r, r is point of convergent, is point of convergent or not of power or power of power। इसलिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं किसी पावर सीरीज की, तो हमको चेक करना पड़ेगा जो आपकी सर्किट जो बाउंड्री है डिस्क की, तो ये ओपन डिस्क होगी, इसकी जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री का होगी mod of z minus z naught इक्वल टू r। तो इस बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हैं आपके, वो जो पॉइंट्स हैं क्या वो पॉइंट्स आपके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसके पावर सीरीज यानी क्या उसमें पावर सीरीज कर रही है या नहीं, लेकिन चेक करना पड़ेगा। अगर कन्वर्जेंट करेगी तो अगर उन सारे पॉइंट पर चेक कन्वर्जेंट कर रहा है तो इक्वल आ जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो आपकी पावर सीरीज क्या रहेगी, लेस देन इक्वल। रीजन ऑफ कन्वर्जेंट क्या रहेगा, लेस देन। तो इक्वल आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा कि इस इक्वल पर पावर सीरीज कितनी है। लेट्स सी एन एग्जांपल, तो आपको उसी पे रहेगा। दिस इज द पावर सीरीज